हाय बच्चों, कैसे हो आप। रीबूट मैथ में आपका स्वागत है। ये यूट्यूब चैनल हमने बनाया है मैथ्स सब्जेक्ट के लिए। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक यानी 9 से लेकर +2 तक की मैथमेटिक्स का जो कंटेंट है उसको हम इसमें कवर कर रहे हैं। चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, उनकी किताबों में दिए गए सवालों को चैप्टर वाइज हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। क्योंकि नया सेशन शुरू होने वाला है। बहुत बच्चे, ज़्यादातर बच्चे, सारे बच्चे क्लास 10 पास हो चुके हैं और वो 10+1 में यानी कि 11th क्लास में भाई एडमिशन भी ले चुके हैं। अगर उन्होंने मैथ सब्जेक्ट चुना हुआ है तो उनके लिए ये यूट्यूब चैनल बहुत बेनिफिशियल, बहुत लाभकारी होने वाला है। तो उन्हीं के लिए हम शुरू कर रहे हैं। तो जो कक्षा 11 के बच्चे हैं, 10+1 के जो बच्चे हैं, तो मैथमेटिक्स में पहला चैप्टर उनको जो है सेट थ्योरी का मिलेगा। समुच्चय सिद्धांत, हिंदी में समुच्चय सिद्धांत, इंग्लिश में सेट थ्योरी। सेट थ्योरी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहला चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं सेट थ्योरी पे, ठीक है। सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत। सेट थ्योरी यानी समुच्चय सिद्धांत, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है। तो जैसे गणित की दूसरी तमाम प्रकार की शाखाएं हैं, जैसे कि हम कहें अलजेब्रा है, या हम कहें कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, या ट्रिग्नोमेट्री है, उसी प्रकार से जो सेट थ्योरी है, समुच्चय सिद्धांत, ये भी जो है मैथमेटिक्स की, गणित की जो है एक मूल संकल्पना है, फंडामेंटल कंसेप्ट है। तो समूहों पे कार्य करती है। दैनिक जीवन में हमने देखा होगा तमाम प्रकार के समूह होते हैं। जैसे खिलाड़ियों का समूह हो गया, क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों का समूह हो गया, या हम कहें कि भाई फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का समूह हो गया, या किसी फल या किसी बास्केट में कुछ फल रखे हुए हैं तो उन फलों का समूह हो गया। सब्जियां रखी तो उनका भी समूह हो गया, या हम कहें कि भाई विद्यार्थियों का समूह हो गया, किसी पार्टिकुलर विषय को मैथ पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनका समूह हो गया, स्टूडेंट्स हैं उनका समूह हो गया, या बायोलॉजी लेने वाले स्टूडेंट्स का एक समूह हो गया, या हम मैथमेटिक्स में आ जाएं तो तमाम प्रकार की जो संख्याएं होती हैं, जैसे नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याओं का अपना एक समूह हो गया, या सम संख्याओं का अपना समूह हो गया, या विषम संख्याओं का या परिमेय संख्याओं का समूह हो गया। ज्योमेट्री में चले जाएं तो तमाम प्रकार के त्रिभुज होते हैं, कई प्रकार के त्रिभुज होते हैं, त्रिभुजों का समूह हो सकता है, या चतुर्भुजों का भी समूह हो सकता है, समांतर रेखाओं का समूह हो सकता है। यानी कई प्रकार के समूह हमको व्यवहारिक जीवन में और अपने विज्ञान में और गणित में भी हमें तमाम प्रकार के ऐसे वस्तुओं को, संख्याओं के समूह देखने को मिल जाते हैं। अब साधारणतः आदमी सोचेगा समूहों का गणित से क्या लेना देना, इन समूहों से हमें क्या लेना देना है लेना देना। जो जर्मन मैथमेटिशियन हुए हैं जार्ज कैंटर, उन्होंने इन समूहों को परिभाषित करने का काम किया। उन्होंने इस पर बहुत काम किया और उससे उन्होंने बाकायदा पूरी एक सेट थ्योरी बना दी, समुच्चय सिद्धांत बना दिया, तमाम प्रकार के नियम बनाए जो वो समूह उनका पालन करते हैं। तो उन समूहों को किस तरीके से परिभाषित किया गया, यही हमको आज सीखना है, ठीक है। तो समूह क्या है? अब समूह का मतलब क्या है? अगर हम किसी समूह को चुनते हैं, हम उसको उससे लीगलाइज करने जा रहे हैं, फार्मलाइज करने जा रहे हैं, तो हमें देखना होगा कि हमने जिन वस्तुओं का, जिन व्यक्तियों का, संख्याओं का अगर हमने कोई समूह बनाया हुआ तो उसमें एक पार्टिकुलर गुण होगा, कोई विशेष प्रॉपर्टी उनके अंदर होगी, वो हमको पहचाननी होगी। ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी उन वस्तुओं में या व्यक्तियों में या संख्याओं में अगर है, अगर कोई प्रॉपर्टी जिसको हम डिफाइन कर सकें, तो हम कहते हैं कि वो समूह जो है फिर वो एक समुच्चय है, वो जो है एक सेट है, उसको हम सेट थ्योरी मान के चलते हैं। तो अगर हम कहें एक लाइन की परिभाषा अगर हम बनाना चाहें तो सिंपल सी परिभाषा है कि वस्तुओं की सुपरिभाषित संग्रह, वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह या समूह जो है वो समुच्चय कहलाता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह जो है वो समुच्चय कहलाता है। सीधी सी परिभाषा है, ठीक है। जार्ज कैंटर ने बनाई, उन्होंने ये सारे फार्मूले इसमें बनाए, पूरा एक सिद्धांत बनाया, गणित की पूरी एक शाखा बना दी। तो कोई भी ऐसा हम समूह ले लें, अगर हम ये कहते हैं कि फुटबॉल खेलने वाले
फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनका समूह है तो एक सेट होगा। अगर हमको पता है कि उस समूह का प्रत्येक खिलाड़ी फुटबॉल खेलता है तब वो एक सेट कहलाएगा। या मैथमेटिक्स पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं अगर वो मैथमेटिक्स ही पढ़ते हैं तो एक सेट है, हमने पहचान लिया। इसी तरीके से अगर हमने कुछ संख्याओं का समुच्चय समूह ले लिया है और हम देखते हैं कि वो सब सम संख्याएं ही हैं, शुरू से लेकर आखिर तक सम संख्याएं ही हैं, तो वो एक समुच्चय हो जाएगा। या हमने विषम संख्याएं चुन रखी हैं समूह में तो वो भी एक सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से किसी भी समूह को हम सेट के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, उसकी इस पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को पहचान कर, उसके विशेष गुण को पहचान कर। अगर उसमें यानी जो वस्तुएं हमने चुनी हुई हैं, संख्याएं चुनी हुई हैं, व्यक्ति चुने हुए हैं समूह के, तो अगर उनमें कोई पार्टिकुलर प्रॉपर्टी है, कोई विशेष गुण है, उसको परिभाषित करके हम एक समूह या समुच्चय बना सकते हैं। तो वो समूह जिसमें एक पार्टिकुलर गुण है, सुपरिभाषित है, तो उसको हम लोग समुच्चय कहते हैं। समूहों के सुपरिभाषित होने का क्या अर्थ है? सुपरिभाषित से क्या मतलब है? कैसे हम कहेंगे कि कोई समूह वस्तुओं का जो है वो सुपरिभाषित है? तो उसके लिए दो चीज़ें हैं। वेल डिफाइंड होने के लिए दो लक्षण देखे जाते हैं जो उन वस्तुओं में, व्यक्तियों में या संख्याओं में होना चाहिए, जिसके आधार पे हम कहते हैं कि ये समूह सुपरिभाषित है, इसीलिए समुच्चय है या सेट है। तो सुपरिभाषित होने का मतलब है सुपरिभाषित या हम कहते हैं वेल डिफाइंड। तो उसके लिए दो सिम्टम्स या दो लक्षण जो हैं होने चाहिए वस्तुओं में, व्यक्तियों में या संख्याओं में। एक होता है कि वह सुनिश्चित होना चाहिए, सुनिश्चित, और एक सुस्पष्ट होना चाहिए। दो लक्षण वस्तुओं में या व्यक्तियों में या संख्याओं में या जिस किसी चीज में जिसका कि हम एक समूह या एक सेट बनाना चाहते हैं, समुच्चय बनाना चाहते हैं, उनमें ये दो लक्षण होना चाहिए, सुनिश्चित होना चाहिए और सुस्पष्ट होना चाहिए। तो सुनिश्चित का मतलब होता है डेफिनेट, कि हम कह सकें कि हाँ ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी जो है ये इस वस्तु में या ये व्यक्ति में या यह संख्या में पाई जाती है। हम कह सकें डेफिनेटली, ये हम कह सकें कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी इस संख्या में है। जैसे अगर हम कहते हैं कि संख्या सम होनी चाहिए, हमें एक ऐसा बनाना है, एक ऐसा समुच्चय बनाना है, एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें केवल सम संख्याएं ही आना चाहिए। तो सम होना, संख्याओं का सम होना, ये डेफिनेट है कि ये दो से विभाजित होने वाली ही कोई संख्या आने वाली है, इसके अलावा और कोई संख्या नहीं आने वाली है। या हम ये कहते हैं कि भाई कि विषम संख्या होना चाहिए, तो संख्या के विषम होने का जो गुण है वो सुनिश्चित है, डेफिनेट है, विषम के अलावा और कोई संख्या उस सेट में नहीं आएगी। या हम कहते हैं कि कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेचुरल नंबर ही उसमें ली जाएगी, उसके अलावा और दूसरा कोई नंबर नहीं लिया जाएगा। या हम कहते हैं कि जो हमने सेट बनाया है वो क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ियों को बनाया है, तो उसमें ये डेफिनेट है क्रिकेट, कि वह बंदा, वह खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलता है वही समुच्चय में रहेगा, इसके अलावा और दूसरा कोई खिलाड़ी, भले वो किसी दूसरे फुटबॉल खेलने वाला, टेबल टेनिस खेलने वाला हो, वो उसमें नहीं आएगा। अगर उसका भी सेट बनाना होगा, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो खाली फुटबॉल खेलने वाले ही होंगे, या फिर जैसे कि परिभाषा बनाई है उसके हिसाब से होगा। तो जो परिभाषा बनेगी तो उसमें पहला गुण सुनिश्चित होने का होना चाहिए कि जो एलिमेंट यानी जो हमने वस्तुएं या व्यक्ति चुने हैं तो उनमें वो सुनिश्चितता का गुण होना चाहिए, पहली चीज। अब यहाँ पे भी एक चीज और चीज है, कुछ चीजें जो भावात्मक संख्याएं जो होती हैं हम उनसे सेट का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि पूरे विश्व के कि सबसे अच्छे क्रिकेटर्स का हम समुच्चय बनाना चाहें तो यहाँ पर हम फंस जाएंगे। सबसे अच्छे का मतलब नहीं है कि हम ये नहीं डेफिनेटली कह सकते कि कौन सा क्रिकेटर सबसे अच्छा है, हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है। इसलिए हम सबसे अच्छे या अच्छे क्रिकेटर का एक सेट नहीं बना सकते, समुच्चय नहीं बना सकते। लेकिन उसको अगर हम डेफिनेट कर दें कि हाँ भाई एक ऐसा क्रिकेटर जिसने कम से कम 2 सेंचुरी मारी हो, उसका हम सेट बना सकते हैं, वो डेफिनेट होगा। 2 सेंचुरी का मतलब 2 बार 100 रन बनाए हुए हैं,
ऐसे खिलाड़ी को चुन के अगर हम चाहें तो सेट बना सकते हैं, वो डेफिनेट होगा। लेकिन अच्छे के नाम से, सबसे अच्छे के नाम से, बुरे के नाम से हम इस तरीके से सेट का निर्माण नहीं कर सकते। तो जो भी एलिमेंट आने वाला है, जो भी वस्तु या व्यक्ति आने वाला है, संख्या आने वाली है किसी सेट में, समुच्चय में, तो उसमें सुनिश्चितता का गुण होना चाहिए, डेफिनेट प्रॉपर्टी उनके अंदर होनी चाहिए। दूसरी प्रॉपर्टी है सुस्पष्ट। सुस्पष्ट का मतलब यह है कि जो भी हम वस्तु या व्यक्ति या जो संख्या हम चुन रहे हैं वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, हम उनकी अलग अलग पहचान कर सकें। ऐसा ना कि हो कि हमने कोई एक सेट बना लिया है, उसमें दो एलिमेंट आपस में डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि ये है, ये वाला है कि ये वाला है, तो ये स्थिति नहीं होना चाहिए। और इस स्थिति से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हमें जो हमने वस्तुएं चुनी हैं या व्यक्ति चुने हैं या संख्याएं चुनी हैं, मैथमेटिक्स में हम लोग हैं तो संख्याओं से ये सारा गेम होने वाला है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होना चाहिए एक सेट के भीतर अंदर कि हम उसमें कंफ्यूज हो जाएं कि हम कौन सी संख्या रखें, कौन सी छोड़ें। तो सुस्पष्ट होना चाहिए। अगर हमने 2 नंबर चुने हुए हैं तो वो बिल्कुल डिस्टिंक्ट अलग अलग होना चाहिए। और इसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि अगर हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, उनमें जो संख्याएं रिपीट हो रही हैं, तो हम रिपीट संख्या को बार बार नहीं लिखेंगे। जैसे कोई सिस्टम मान लीजिए बना हुआ है और उसमें हमको संख्या 4 जो 2 बार आ रही है, तो 2 बार लेने की जरूरत नहीं है, हमें एक ही बार लिखने से हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि इससे जो है जो डाउट होगा 4 के प्रति, 4 संख्या के प्रति, संख्या 4 अगर कोई नंबर 4 को लेना है हमको, तो 2 बार अगर आ रही है तो हमको 2 बार लिखने की जरूरत नहीं होगी, हम केवल एक ही बार 4 लिख के जो काम चला लेंगे। तो ये स्पष्ट होने का मतलब है कि जो डिजिट्स हम लेंगे, जो संख्या हम जो लेंगे या जो वस्तु लेंगे, व्यक्तियों के नाम लेंगे, तो बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए, यानी रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह जो है वो समुच्चय कहलाता है। तो ये समुच्चय का सिंपल है। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट क्लियर हो गई होगी। अब अगले टॉपिक पे आते हैं। सेट्स का अगला टॉपिक है निरूपण, समुच्चयों का निरूपण, नोटेशन ऑफ ए सेट। समुच्चयों का निरूपण, नोटेशन ऑफ ए सेट। नोटेशन ऑफ ए सेट कि भाई एक समुच्चय का निरूपण कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे समुच्चय को गणित में। यहाँ से मैथमेटिक्स, असली मैथमेटिक्स शुरू हो जाएगी। तो वेरी सिंपल है। जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को या जिन संख्याओं को लेकर हम कोई सेट बना रहे हैं, कोई समुच्चय बना रहे हैं, तो उनको क्या काम करते हैं, कर्ली ब्रेसेट्स के बीच में, कर्ली ब्रेसेट्स मतलब मझला ब्रैकेट जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, तो फ्लावर ब्रैकेट्स भी कभी कभी कह देते हैं। तो इनके बीच में हमको लिख देना होता है जो भी हम एलिमेंट्स ले रहे हैं, यानी कि जो वस्तुएं हम चुन रहे हैं या जो व्यक्तियों के नाम हम चुन रहे हैं या हम जो संख्याएं, लेटर्स कुछ भी ले रहे हैं, तो उनको हम इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में जो है लिख देते हैं। जैसे अगर हम मान लेते हैं कि हम कोई सम संख्याएं ले रहे हैं 2, 4, 6, 8, तो इस तरीके से हम कर्ली ब्रैकेट के बीच में 2, 4, 6, 8 जो कि हमने इवन नंबर ली हुई हैं उनको लिख देंगे और ये एक सेट बन जाएगा। सेट का नाम जो है, अगर हम नामकरण करना चाहें सेट का, तो हम उसमें कोई भी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी लेटर जो है, कैपिटल लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ABCD EFGH जो कुछ भी लेना चाहें आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हो, इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है। इस तरीके से एक सेट बन गया। अगर किसी दूसरे सेट पर अगर हम विचार करें, मान लीजिए कि हम क्रिकेटर्स का सेट बनाना चाहते हैं, समुच्चय बनाना चाहते हैं, क्वाइट इजी, आप शुरू कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं हम सचिन तेंदुलकर को ले लेते हैं, या हम राहुल को ले सकते हैं, या हम सौरभ गांगुली को भी ले सकते हैं। सेट बन गया, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली नहीं लिखा हमने, लेकिन आप मान लीजिए कि ये सौरभ गांगुली लिखा हुआ है, इसको हम बी कह सकते हैं। इस तरीके से अनेकों जो है समुच्चय बनाए जा सकते हैं। अगर हम और लिखना चाहें, मान लेते हैं हम एक और
सेट बनाना चाहते हैं, व्यक्तियों को ही चुन के लेना चाहते हैं। अगर पुराणों में चले जाएं तो राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए हैं, हम उनका भी एक सेट बना सकते हैं। हमारे आराध्य श्री रामचंद्र जी अर्थात राम, उनके छोटे भाई अगर हम लक्ष्मण ले सकते हैं, या हम भरत को भी ले सकते हैं, या हम शत्रुघ्न को भी ले सकते हैं। और इसका भी नाम हम कुछ सी लिख सकते हैं, ये भी एक सेट है। अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आ जाए तो उसके हम वॉवेल्स का एक सेट बना सकते हैं वेरी इजीली। तो फ्लावर ब्रैकेट ले लिया, करली ब्रैकेट हमने ले लिया, इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स हैं जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, इसको हम डी लिख सकते हैं। एक सेट ये हो गया। इस तरीके से न जाने कितने ही सेट्स बनाए जा सकते हैं, अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में बनाए जा सकते हैं। और मैथमेटिक्स में अगर हम आ जाते हैं तो संख्याओं को लेते हुए तमाम प्रकार के सेट्स बनाए जा सकते हैं, उनमें एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को पहचान के। तो ये इस तरीके से सेट बन सकता है। तो ये हमारा हो गया समुच्चयों का निरूपण। इस तरीके से हम किसी भी समुच्चय को निरूपित, किसी भी सेट को हम डिनोट कर सकते हैं। अगला टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, समुच्चय के अवयव। समुच्चय के अवयव यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। ये क्या चीज है? समुच्चय के अवयव किसी सेट में जिन वस्तुओं को हम चुनते हैं, या जिन व्यक्तियों को हम चुनते हैं, या जिन संख्याओं को हम चुनते हैं, जो कुछ भी हम चुनते हैं वह स्वयं में अपने आप में समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। जैसे पीछे भी हमने एग्जांपल लिया था, एक सेट हम ले रहे हैं ए, जिसमें है 2, 4, 6, 8, 10। तो हमने इवन नंबर्स ले रखी हैं, 2, 4, 6, 8, 10 इवन नंबर्स ले रखी हैं। तो ये इवन नंबर्स ही क्या हैं? ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, अवयव हैं। हम कहते हैं कि 2 जो है ए का एक एलिमेंट है, 4 जो है ए का एक एलिमेंट है, 6, 8, 10 ए के एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम एक कोई और हम सेट ले लेते हैं, मान लेते हैं बी ले लिया हमने, और इसमें हम लिखे हुए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। हम जानते हैं ये अल्फ़ाबेट इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं। तो ए जो है बी का एलिमेंट है, ई बी का एलिमेंट है, आई बी का एलिमेंट है, ओ और यू इसी तरीके से बी के एलिमेंट्स हैं। ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, इनको प्रदर्शित कैसे करेंगे कि ये एलिमेंट है? उसका भी एक तरीका है। जैसे हम देख रहे हैं कि 2 जो है ए का एक एलिमेंट है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे? ये स्पेशल ई जैसा दिखने वाला एक चिन्ह है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। वैसे इसका उच्चारण एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन का चिन्ह है, ये ग्रीक भाषा का एक लेटर चुना गया है, इसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो 2 बिलोंग्स टू ए, इसका जो उच्चारण होता है, जो हम एप्सिलॉन के रूप में कह रहे हैं, हम एप्सिलॉन नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इसका जो उच्चारण है हम वो बोलेंगे। तो ये जो है एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के हिसाब से बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू को हिंदी में हम लोग कहते हैं इंगित करता है। यानी अगर हम हिंदी पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे कि 2 इंगित करता है ए को। इंग्लिश में हम कहेंगे 2 बिलोंग्स टू ए, यानी 2 जो है ए का एक अवयव है। अगर से सही से हम व्याख्या करें तो उसका ये अर्थ माना जाएगा कि 2 जो है 2 जो है ए का एक एलिमेंट है। इसी तरीके से अगर हम ये कहते हैं कि 8 बिलोंग्स टू ए, 8 जो है ए का एक एलिमेंट है। या हम कहें I बिलोंग्स टू बी, I जो है बी का एक अवयव है। हम देख सकते हैं कि I जो है बी को बिलोंग करता है, बी में मौजूद है। I जो है इंगित करता है बी को, यानी कि I जो है बी में मौजूद है। या हम कहते हैं कि U जो है बिलोंग्स टू बी। इस तरीके से हम अवयवों को प्रदर्शित कर सकते हैं कि वो किसी सेट के एलिमेंट हैं या नहीं है। नहीं है कैसे प्रदर्शित करेंगे?
अगर कोई एलिमेंट इसमें नहीं है तो उसका एक अलग तरीका है। जैसे तरीका कुछ खास नहीं है, जैसे हम कहें, हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं 7 बिलोंग्स टू ए। ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया है कि 7 बिलोंग्स टू ए, जबकि हम देख रहे हैं कि ए जो है केवल इवन नंबर के लिए ही सेट बनाया गया है, 2 4 6 8 10, 7 तो इसमें है ही नहीं। और स्टेटमेंट में हम क्या लिखे बैठे हैं कि 7 बिलोंग्स टू ए, यानी कि 7 जो है इंगित करता है ए को, यानी 7 जो है ए में मौजूद है, जबकि हम देख रहे हैं वास्तव में 7 जो है ए में मौजूद नहीं है। तो ऐसी हालत में हम क्या काम करते हैं, एक सीधी लाइन से इसको कट कर देते हैं। एप्सिलॉन का जो साइन ग्रीक भाषा का हमने बनाया हुआ है उसको हम तिरछी लाइन से कट कर देते हैं। 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। तो यानी ये जो सिंबल बनेगा एप्सिलॉन को जो हमने काट बनाया है, इस तरीके कट करके बनाया है, इसको पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू। वेरी सिंपल। इसी तरीके से अगर हम ये कहें P बिलोंग्स टू B, अब देख लीजिए A E I O U, B में ये 5 एलिमेंट्स आए हुए हैं और इसमें P मौजूद नहीं है। स्टेटमेंट हमारा क्या है, P बिलोंग्स टू B, जो कि गलत है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से P बिलोंग्स टू B, यानी कि P जो है B का एक अवयव है, B का एक एलिमेंट है, जबकि हम देख रहे हैं कि B का एक एलिमेंट P नहीं है। तो P डज नॉट बिलोंग टू B, P डज नॉट बिलोंग टू B। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट किसी सेट में है या नहीं है। तो इसको हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। एग्जांपल A 1 2 3 4 5 6 7 and B is 3 5 6 7 8। दो सेट्स हमने बना लिए हैं, सीधे सीधे मैथमेटिक्स में आ गए हैं, फालतू बातें नहीं, फालतू बातें पीछे वाली भी नहीं थी। तो ए एक सेट है ऐसा कि 1 2 3 4 5 6 7 तक के इसमें नंबर्स लिए गए, सब नेचुरल नंबर्स ले लिए गए हैं। और बी एक हमने एक ऐसा सेट बनाया हुआ है जिसमें 3 5 6 7 8 हमने रैंडमली ऐसे ले लिया है, सवाल बनते देर नहीं लगती। तो ये दो सेट दे रखे हैं, हमको देखना है कि कुछ स्टेटमेंट मैं लिखूंगा और देखेंगे कि वो जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है वो सही है कि गलत है, चेक करते हैं। तो जैसे मान लो कि हम पहला एलिमेंट लिख रहे हैं 5 बिलोंग्स टू ए, ये स्टेटमेंट लिखा गया कि 5 बिलोंग्स टू ए। स्टेटमेंट है 5 बिलोंग्स टू ए, का मतलब ये हो गया कि 5 जो है ए में मौजूद है। हम देखते हैं कि वास्तव में 5 जो है ए में मौजूद है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगर हम एक स्टेटमेंट और लिखें 10 बिलोंग्स टू बी, हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि 10 बिलोंग्स टू बी, जबकि हम देख रहे हैं कि बी जो है 3 5 6 7 8 तक ये, इसमें 10 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से बी जो है, बी में 10 मौजूद है, जबकि हम देख रहे हैं कि 10 वास्तव में बी में मौजूद नहीं है। तो 10 डज नॉट बिलोंग टू बी। तो ये स्टेटमेंट हमने पहले लिखा हुआ था कि 10 बिलोंग टू बी, ये गलत है, यानी कि ये फॉल्स है। इसी प्रकार अगर हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं, 3-4 स्टेटमेंट लिखेंगे, पता लगाते हैं 3 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू बी, 3 जो है बी में मौजूद है, हम देख रहे हैं कि 3 वास्तव में बी में मौजूद है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया। एक और स्टेटमेंट लिखते हैं 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, इस पर चर्चा करते हैं। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 6 डज नॉट बिलोंग टू ए। अब हमको चेक करना पड़ेगा कि 6 वास्तव में ए में है कि नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 तो वास्तव में ए में है, जबकि स्टेटमेंट कह रहा है कि 6 ए में नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, फॉल्स।
या हम कहते हैं, मान लेते हैं हमने ले लिया, एक और स्टेटमेंट ले लेते हैं, 8 बिलोंग्स टू ए। 8 बिलोंग्स टू ए, इसकी कहानी क्या है? 8 जो है ए में मौजूद है। क्या वास्तव में 8 ए में मौजूद है? नहीं। हम देख रहे हैं कि ए में जो है 1 से लेके 7 तक, 1 से लेकर 7 तक के नेचुरल नंबर लिए गए, 8 उसमें नहीं है। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि 8 जो है वो ए में मौजूद है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। चलो लास्ट समझ में तो आ ही गया होगा, नंबर से कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं कि इसमें दे रखा है 6 बिलोंग्स टू बी। 6 बिलोंग्स टू बी, अरे भाई देखिए 6 बिलोंग्स टू बी, बी में 6 मौजूद है, 6 बिलोंग्स टू बी। स्टेटमेंट भी ये कह रहा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपने दिमाग को ये कन्विंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हमें एलिमेंट्स को पहचानना होगा कि ये एलिमेंट हमारे सेट में है या नहीं है। क्योंकि आगे की जो हम संक्रियाएं ऑपरेशंस पढ़ेंगे उसमें इस चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है, हम ये डिटरमाइन कर पाएँ कि वास्तव में कोई एलिमेंट किसी सेट में है या नहीं है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, उम्मीद है सबको समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है कि वीडियो में बताई गई सेट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप सारे स्टूडेंट्स के समझ में आई होगी कि किस तरीके से हम सेट को बना सकते हैं, किस तरीके से सेट्स को हम नोटेशन उसका कर सकते हैं, किस तरीके से उसको डिनोट कर सकते हैं, किस तरीके से हम उसके एलिमेंट्स की पहचान कर सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है किसी सेट में है या नहीं है। ये बेसिक कंसेप्ट है। प्रत्येक बच्चे को सेट के बारे में, जो पढ़ने वाले मैथमेटिक्स जो पढ़ेंगे, सबको पढ़ना ही है। जिन लोगों ने मैथमेटिक्स ले रखी है तो पढ़ना ही है। तो मुझे लगता है कि सारी चीज़ें अच्छे तरीके से बच्चों के समझ में आ गई होंगी। और फिर वही मैं अपील करना चाहता हूँ कि अगर जो वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर कोई चीज़ ऐसी लगती कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा आती है तो आप क्वेश्चन डाल सकते हैं। नीचे मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, उस व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है अपना कमेंट जो है छोड़ सकते हैं और निश्चित तौर पे आपकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी उनका समाधान किया जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी डाल सकते हैं, तो उसको भी लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये श्रृंखला इसी तरीके से चलती रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर और आगे। ओके।